हेलो बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 60 जो आपके राजनीति विज्ञान के पहले चैप्टर विकास की पुनरावृत्ति है, उसका पहला जो क्वेश्चन है वो है विभिन्न व्यक्तियों में विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों होती हैं, व्याख्या कीजिए। इसका आंसर है कि विभिन्न व्यक्तियों के लिए विकास की धारणाएं अलग अलग हो सकती हैं क्योंकि कई बार प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं और कई बार ये परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। एक के लिए विकास का लक्ष्य दूसरे के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। उदाहरण के लिए नदी का बांध बनाना एक उद्योगपति के लिए लाभदायक हो सकता है, पर वहीं पर किसानों के लिए विस्थापन का कारण भी बन सकता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए विकास की धारणाएं अलग अलग इसलिए होती हैं क्योंकि उनकी ज़रूरतें और परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। अगर एक उद्योगपति अपने उद्योग के लिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए बांध बनवाता है तो उसको तो वो लाभदायक होगा जो बांध बनेगा किसी नदी पर। लेकिन जो उसके आसपास के खेत है वो पानी से भर जाएंगे। बांध बनने से किसी नदी पर बांध बनाया जाता है तो उसके आसपास का जो एरिया पानी से भर जाता है। तो उस बांध बनने से किसी उद्योगपति को तो फायदा हो सकता है, लेकिन जिस किसान के खेत में पानी भर जाएगा तो उस किसान को अपना जो खेत है वो खेत की जो जगह है वो छोड़कर जानी पड़ेगी। इस तरीके से जो बांध नदी पर बांध बना है वो उद्योगपति के लिए तो लाभदायक है, लेकिन एक किसान के लिए उसके विनाश का कारण बन गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों के लिए विकास की धारणाएं अलग अलग हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए गए विकास मापदंड यूएनडीपी द्वारा प्रयोग किए गए विकास मापदंड से कैसे भिन्न है, व्याख्या कीजिए। विश्व बैंक विकास का मापन करने के लिए केवल प्रति व्यक्ति आय का इस्तेमाल करता है, परंतु यूएनडीपी प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ विकास के अन्य कारकों जैसे शिशु मृत्यु दर, साक्षरता और स्वास्थ्य सुविधाओं का इस्तेमाल भी करता है। आज की वर्कशीट का तीसरा क्वेश्चन है आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों आवश्यक है, कारण बताओ। जो हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन है, विश्व बैंक विकास को मापने के लिए ओनली प्रति व्यक्ति आय का इस्तेमाल करता है, लेकिन जो यूएनडीपी संस्था है वो विकास मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ शिशु मृत्यु दर, साक्षरता और स्वास्थ्य की सुविधाओं का इस्तेमाल भी करता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति की आय बहुत ज़्यादा अधिक है लेकिन वो बीमार रहता है तो ये उसका विकास नहीं कहेंगे। प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ व्यक्ति पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, उसका जो वो स्वस्थ भी होना चाहिए। अगर प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ वो स्वस्थ है और पढ़ा लिखा है तो ये उसका विकास है। अगर प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है लेकिन वो अनपढ़ है, बीमार है, तो ये उसका विकास नहीं कहेंगे। इसलिए विश्व बैंक ओनली प्रति व्यक्ति आय का इस्तेमाल करता है विकास मापने के लिए, लेकिन यूएनडीपी प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ शिशु मृत्यु दर, साक्षरता और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी इस्तेमाल करता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों आवश्यक है, कारण बताओ। मतलब आर्थिक विकास होता है पैसे संबंधी विकास, उसके लिए पढ़ा लिखा होना क्यों आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा उससे क्या होगा, साक्षरता से ज्ञान और दक्षता प्राप्त होगी, उसका ज्ञान भी बढ़ेगा और वो हर अपने काम को अच्छी तरीके से कर पाएगा, उसमें अपने काम को करने में दक्षता आएगी। अगर कोई व्यक्ति काम करना जानता है, उसके साथ वो पढ़ा लिखा है, तो वो उस काम को अच्छी तरीके से कर पाएगा, रोजगार का स्तर बढ़ता है। अगर पढ़ा लिखा होगा तो ज़्यादा रोजगार मिलेगा और वो ज़्यादा पैसा कमा पाएगा, अच्छा रोजगार मिल पाएगा और अच्छा पैसा कमाएगा। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो जो नई तकनीकें आती हैं उनका वो प्रयोग अच्छी तरीके से कर पाएगा।
नई तकनीकों का प्रयोग व स्तर बढ़ता है। सभी लोग अगर पढ़े लिखे होंगे तो वो नई नई तकनीकें जो आएंगी उनका प्रयोग भी कर पाएंगे और नई नई तकनीकें और भी लेकर आ सकेंगे। लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो वो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है और उस पर्यावरण का भी ध्यान रखता है जिसमें वो रहता है। तो पढ़े लिखे लोग होंगे तो उनके अंदर पर्यावरण और स्वास्थ्य के संबंधी जागरूकता होगी। नए नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो उनको ज़्यादा तकनीकी ज्ञान होएगा तो वो उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाने की क्षमता होगी। आपको भी पता है जिन देशों में ज़्यादा उद्योग लगाए जाते हैं वो देश विकसित देश कहलाते हैं। आज की वर्कशीट का चौथा क्वेश्चन है, आपकी जेब में मौजूद धन उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता जिनकी आपको बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यकता हो सकती है। क्या यह सत्य स्पष्ट कीजिए। यह सत्य है कि जेब में रखा रुपया सब कुछ नहीं खरीद सकता। अगर आपकी जेब के अंदर पैसा है तो आप लेकिन अगर आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं या पर्यावरण में रह रहे हैं अगर वो प्रदूषित है तो प्रदूषण मुक्त पर्यावरण आपको खरीद कर नहीं खरीद सकता। अगर आपकी जेब में पैसा है लेकिन जिस पर्यावरण में आप रह रहे हैं, वातावरण में रह रहे हैं वो प्रदूषित है, लेकिन आपकी जेब के अंदर रखा हुआ पैसा आपको प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद कर दे सकता। संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता जब तक समाज कदम नहीं उठाता। अगर जैसे अब कोरोना जैसी बीमारी फैली हुई है, चाहे आपके पास कितना भी पैसा है लेकिन वो पैसा आपको संक्रामक बीमारी से नहीं बचा सकता जब तक उस बीमारी को रोकने के लिए पूरा समाज कोई कदम नहीं उठाता। अब भौतिक वस्तुएं आदर, सम्मान, सुरक्षा, स्वतंत्रता आदि भी नहीं पा सकते। अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है लेकिन आपके पास बहुत अच्छा पैसा है तो जो अभौतिक वस्तुएं होती हैं, आदर, सम्मान, सुरक्षा, स्वतंत्रता आदि भी आप पैसे से नहीं खरीद सकती। किसी को पैसे देकर अपना आदर सम्मान नहीं करवा सकते और ना ही आप स्वतंत्रता खरीद सकते हो। सुरक्षा, स्वतंत्रता, सम्मान और आदर जैसी वस्तुएं पैसा देकर नहीं खरीदी जा सकती। जीवन की खुशियां मुद्रा नहीं खरीद सकती। अगर आपको जिंदगी में कोई दुख है तो पैसा आपका वो दुख दूर नहीं कर सकता। तो इसलिए यह सत्य है कि अगर जेब के अंदर आपके पैसा है तो आप उन वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकते जो आपको बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं। ये चीज़ सत्य है क्योंकि ये ना तो हमें खुशियाँ देकर खरीद के दे सकता है पैसा, ना हमें प्रदूषण मुक्त वातावरण दे सकता है खरीद कर, ना ही हमें संक्रामक बीमारियों से बचा सकता है जब तक समाज कोई उसको ख़त्म करने के लिए कदम नहीं उठाता, ना ही हमें आदर सम्मान दिलवा सकता है पैसा। 5वां क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाएं कभी कभी माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में भी सक्षम नहीं होती। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाएं कभी कभी माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में भी सक्षम नहीं होती। 3 कारण बताएं। एक तो लैंगिक भेदभाव, हमारे देश में लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है जिसके कारण लड़कियों की पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ये कोशिश नहीं की जाती कि लड़कियां पढ़ जाएं। गरीबी, एक ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोग ज़्यादा होते हैं जिसके कारण वो अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ा पाते। गरीबी और लैंगिक भेदभाव दोनों के कारण लड़कियों की पढ़ाई की अनदेखी की जाती है। और ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय भी कम होते हैं, स्कूल कम होते हैं जिसके कारण लड़कियां अपनी जो शिक्षा होती है उसको नहीं कर पाती हैं। जागरूकता का अभाव, ग्रामीण क्षेत्र में लोग इस बात के लिए जागरूक नहीं होते कि
शिक्षा का क्या फ़ायदा है देश के विकास के लिए? अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, देश के विकास के लिए बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं क्यों आवश्यक हैं? किन्हीं 3 सार्वजनिक सुविधाओं की व्याख्या कीजिए। देश के विकास के लिए बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं कौन सी होती है? जो सरकार हमें प्रोवाइड करती है, अपने देश के नागरिकों को प्रोवाइड करती है। तो सार्वजनिक सुविधाएं किसी देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनमें से शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बैंकिंग जैसी चीज़ों से विकास होता है। उदाहरण, शिक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर कोई बच्चा शिक्षा लेकर एक अफसर बन जाता है तो वह हमारे देश के विकास में भागीदारी निभाता है। मतलब कि सार्वजनिक सुविधाएं किसी देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन क्या कौन कौन सी सार्वजनिक सुविधाएं हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बैंकिंग जैसी ये जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं, ये इनसे विकास होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और बैंकिंग से जैसी सार्वजनिक सुविधाओं से विकास होता है। उदाहरण ये शिक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये आपको भी पता है, एक शिक्षित व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति के अंदर क्या अंतर होता है। अगर कोई बच्चा शिक्षा लेकर अफसर बन जाता है तो वो हमारे देश के विकास में भागीदारी निभाता है। 3 हमारे सार्वजनिक सुविधाएं कौन कौन सी हैं? रक्षा, ये कौन करता है? देश की रक्षा कौन? सरकार देती है। ये भी रक्षा भी कौन करता है? हमारे देश की सरकार करती है। कोई व्यक्ति अकेला अपनी रक्षा नहीं कर सकता। सरकार, हमारे देश के नागरिकों की रक्षा कौन करती है? हमारी सरकार। स्वास्थ्य के लिए अस्पताल, कोई व्यक्ति अपनी बीमारी या अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था खुद नहीं कर सकता, उसको स्वास्थ्य सेवाएं हॉस्पिटलों में सरकार मुहैया कराती है। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है। कोई बंदा अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकता, मतलब कि सरकार उसको सुरक्षा देती है। सरकारी विद्यालय, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों या अपनी पढ़ाई के लिए खुद कोई शिक्षा संस्थान नहीं खोल सकता, सरकार खोलती है। शौचालय की व्यवस्था भी, अगर कोई व्यक्ति घर में तो हर कोई अपने लिए शौचालय की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन अगर कोई बाहर जाता है घूमने फिरने तो वहाँ पर उसको अगर शौचालय की ज़रूरत होती है तो वो सरकार द्वारा बनाए हुए शौचालयों का इस्तेमाल करता है। तो बाहर जो घर से बाहर शौचालयों का इस्तेमाल करते हैं वो सरकार द्वारा मुहैया करवाए जाते हैं। प्रदूषण मुक्त वातावरण भी सरकार ही दे सकती है। ये सारी सार्वजनिक सुविधाएं हैं, ये हमारे विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आगे है, सतत आर्थिक विकास क्या है? पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के उपाय बताइए। आपने सतत पोषणीय विकास तो पहले भी पढ़ा है कि जब हम अपने देश के अंदर जो संसाधन होते हैं उनका इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उनका इस्तेमाल कर सकें। तो आर्थिक विकास का अर्थ है कि प्रकृति के विभिन्न साधनों का प्रयोग ऐसे किया जाए कि उनका अस्तित्व समाप्त न होने पाए। यदि हम प्रकृति के संसाधनों का बड़ी समझदारी और सूझबूझ से प्रयोग करेंगे तो हमें भी उनका लाभ मिलता रहेगा और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को भी उनका लाभ होता रहेगा। ये मतलब हमने संसाधनों का इस्तेमाल इस तरीके से करना कि हम भी अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी जी सकें और वो संसाधन हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें। पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के उपाय, वनों को काटने पर रोक लगाई जाए। हम कैसे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं? पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे रोक सकते हैं? वनों को काटने पर रोक लगाकर और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाकर, ताकि हमारे पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखा जा सके। कारखानों को रहायशी इलाकों से दूर लगाकर सिंचाई के लिए कम से कम नलकूपों और ट्यूबवेल का इस्तेमाल करके, ताकि हमारे भौम जल को बचाया जा सके। क्योंकि आजकल लोग सिंचाई के लिए ट्यूबवेल और
कुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो खत्म होता जा रहा है। ये भी एक खतरे का सूचक है। पर्यावरण क्षरण के परिणाम राष्ट्रीय या राज्य सीमाओं का सम्मान नहीं करते, व्याख्या कीजिए। उत्तर, पर्यावरणीय क्षरण या पर्यावरण का जो नुकसान है के परिणाम राष्ट्रीय या राज्य सीमाओं का सम्मान नहीं करते। मतलब अगर किसी एरिया में पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है तो वहाँ के जिस देश या जिस राज्य का पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, ओनली उस राज्य या देश का पर्यावरण नहीं होगा, पर नुकसान नहीं होगा। हो सकता है उस देश के लोगों के द्वारा जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसके आसपास के देशों को भी वो भुगतना पड़ सकता है। पर्यावरणीय क्षरण के परिणाम राष्ट्रीय या राज्य सीमाओं का सम्मान नहीं करते, क्योंकि यदि एक देश या राज्य अधिक सिंचाई द्वारा कुओं और नलकूपों से उनका अंधाधुंध प्रयोग करता है रहेगा, तो केवल उसी देश या राज्य का ही नहीं वरना आसपास के देशों और राज्यों में भी पानी का स्तर नीचे गिरता चलेगा। अगर किसी देश के लोग ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करके सिंचाई करते हैं तो उसी देश या राज्य के अंडरग्राउंड वाटर खत्म होने का डर नहीं रहेगा, उसके आसपास के जो पड़ोसी देश है उनके भी अंडरग्राउंड वाटर के खत्म होने का डर बना रहेगा। इसलिए यह कहना बिल्कुल सत्य है कि पर्यावरण का क्षरण केवल एक राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। एक देश की मूर्खता विश्व भर को संकट में डाल सकती है। इस आज की वर्कशीट का जो 9th क्वेश्चन है, पृथ्वी के पास सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा के लिए कैसे प्रासंगिक है, व्याख्या कीजिए। उत्तर, प्रकृति के पास हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सब कुछ है, परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने लालच से उनका शोषण करेगा तो ये संसाधन जल्दी समाप्त हो जाएंगे या बर्बाद हो जाएंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। उत्तर, पृथ्वी के पास हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सब कुछ है, परंतु अगर कोई व्यक्ति अपने लालच से पृथ्वी का शोषण करेगा तो यह संसाधन जो पृथ्वी के पास संसाधन है वो जल्दी समाप्त हो जाएंगे या बर्बाद हो जाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति कभी भी लाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। लालच को त्याग कर हमें अपने संसाधनों का उचित प्रयोग करना चाहिए ताकि हम भी भूखे ना रहें और आगे आने वाली पीढ़ियां भी उनसे वंचित ना रह पाएं। अगर लोग इस कथन के अनुसार सोचकर कार्य करें तो यह कथन हमें सतत पोषणीय विकास की ओर ले जाएगा। मतलब अगर लोग लालच में आकर संसाधनों का इस्तेमाल ना करें, अपनी ज़रूरतों के अनुसार उनका सही से इस्तेमाल करें तो उससे हमारा सतत पोषणीय विकास होगा। मतलब हमारे लिए भी वो संसाधन हम भी इस्तेमाल कर पाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस्तेमाल कर पाएंगी। विकसित और विकासशील देशों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। विकासशील देश और विकसित देश औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं जो विकासशील देश होते हैं, और जो विकसित देश होते हैं नई तकनीक के कारण उनके उद्योग विकसित होते हैं। विकासशील देशों का रहन सहन सामान्य होता है और विकसित जो देश होते हैं उनका उच्च स्तरीय रहन सहन होता है। और विकासशील देश में निम्न प्रति व्यक्ति आय होती है और विकसित देश में उच्च प्रति व्यक्ति आय होती है। विकासशील देश में निम्न साक्षरता दर होती है, मतलब पढ़े लिखे लोग कम होते हैं, लेकिन विकसित देश में उच्च साक्षरता दर होती है। विकासशील देश में बेहतर स्वास्थ्य का अभाव होता है, अच्छा स्वास्थ्य पाया जाता है, लेकिन इसमें स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी होती है। विकसित देशों में इसमें अधिक मृत्यु दर होती है, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर पर नियंत्रण होता है।
विकसित देशों में। और आज एक पैराग्राफ आया, उसमें से क्वेश्चन बताने, विकास का स्तर मापने के लिए आय का स्तर अपर्याप्त क्यों है? क्योंकि अगर विकास का स्तर मापने के लिए आय का स्तर अपर्याप्त इसलिए है क्योंकि ओनली आय से किसी के व्यक्ति का विकास नहीं मापा जा सकता। अगर व्यक्ति के पास बहुत सारी आय, उसकी आय अच्छी है लेकिन वो बीमार रहता है तो वो उसका विकास नहीं हो पा रहा। तो इसलिए ओनली आय के द्वारा विकास का मापन करना सही नहीं है। आय के साथ साथ बाकी संकेतक है, शिक्षा और स्वास्थ्य है, जैसे यूएनडीपी है, विकास का मापन करने के लिए आय के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य का भी इस्तेमाल करती है। तो इसलिए यूएनडीपी के अनुसार जो मापन किया जाता है विकास का वो सही है, लेकिन विकास का मापन ओनली आय के द्वारा करना सही नहीं है। क्योंकि अगर किसी की आय अच्छी है लेकिन वो व्यक्ति बीमार रहता है और पढ़ा लिखा भी नहीं है तो ये उसका विकास नहीं है। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? यहाँ पे होएगा यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित, यूएनडीपी करता है। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? यूएनडीपी। विकास के मापन के लिए संकेतकों की एक सूची बनाइए। आय के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और वो है मृत्यु दर। ऊपर दिए गए अनुच्छेद का संक्षिप्त विवरण लिखिए। इसमें ये बताया गया है कि जो आय है वो विकास का मापन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विकास का मापन करने के लिए बाकी संकेतक स्वास्थ्य और शिक्षा का भी उपयोग करना चाहिए, जैसे कि यूएनडीपी विकास का मापन करने के लिए लोगों की आय के साथ साथ उनके शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है। ये प्रति व्यक्ति आय, इसका क्या है संक्षिप्त विवरण क्या है कि जो प्रति व्यक्ति आय से हम विकास का मापन करते हैं वो सही नहीं है। प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ हमें बाकी जैसे शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय का भी इस्तेमाल मतलब देखना चाहिए हमें। ये आज आपका हुआ है, थोड़ा आपको समझ आ गया होगा कि प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ हमें व्यक्ति के स्वास्थ्य, शिक्षा को भी देखना चाहिए, उसके विकास का मापन करने के लिए। आज इतनी ही वर्कशीट, मतलब ये वर्कशीट आप कर लेना। जो मतलब रिवीजन के लिए वर्कशीट आ रही है ये थोड़ी सी मुश्किल आ रही है।